नमस्कार। आज मैं फिर लखनऊ में हुई एक अज्ञात हत्या के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें लखनऊ पुलिस ने बड़ी मेहनत करके घटना का अनावरण किया था। बात है 9 सितंबर 2015 की। इंदिरा नगर में मानस विहार एक बड़ा नया डेवलप किया हुआ एरिया है, जिसमें राहुल विहार के मकान नंबर 35 में, जिसके मकान मालिक पंकज कुमार सिंह सन ऑफ फतेह बहादुर सिंह, ये जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हरिद्वार में एचआर के पद पे काम कर रहे थे। ये उनका मकान था और 100 नंबर को एक सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 100 नंबर पर किसी लड़की ने ये सूचना दी थी कि आंटी जी की किसी ने, बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। लड़की से पूछा गया कि आप इस समय कहाँ हैं। उसने कहा हम मकान के भीतर हैं। बदमाशों ने जाते समय बाहर से सिटकिनी लगा दी, हम भीतर फंसे हुए हैं। 100 नंबर की गाड़ी तुरंत भेजी गई। 100 नंबर पहले ये 112 नंबर वाला पूरे स्टेट में जो है ये 100 नंबर नहीं था। लखनऊ पुलिस का अपना एक डायल 100 का प्रोजेक्ट था, जिसका हेडक्वार्टर गोमती नगर में हुआ करता था और वो बिल्कुल इसी तरह इफेक्टिव था। बाद में इसको बड़े पैमाने पर बनाकर पूरे प्रदेश के लिए लागू किया गया था। 100 नंबर वाले वहाँ पहुँचे और वो उस दिए गए नंबर पे बार बार बात कर रहे थे और उस घर पर पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। काफ़ी देर बाद वो उस घर तक पहुंचे और उन्होंने घर के भीतर जाके वो लड़की से बात करते रहे। भीतर से उसने आवाज़ लगाई, वो समझ गए इस कमरे में ये लड़की है। और जैसे ही उसने सिटकिनी बाहर की खोली तो उसके भीतर 3 नवयुवतियाँ थीं और वो तीनों वहाँ से भागने की कोशिश करने लगीं। डायल 100 में चूँकि कुल 3 ही लोग थे, तो उन लोगों ने फ़ौरन बाहर निकलकर जो उसका मुख्य दरवाज़ा है वो बंद कर दिया। छोटा सा कमरा था वो। छोटे से कमरे में 3 नवयुवतियाँ और एक महिला की लाश फर्श पे पड़ी हुई थी और चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा हुआ था। बाहर से मुख्य द्वार को बंद करके डायल 100 के उन सिपाहियों ने अपने एसओ जो थानाध्यक्ष थे उनको सूचना दी। धीरेन्द्र यादव संभवतः उस समय थानाध्यक्ष इंदिरानगर था। उसको सूचना दी कि साहब फ़ौरन फोर्स लेके और महिला कांस्टेबल लेके आ जाइए। इस तरह की सूचना थी। हत्या हुई है, लेकिन उसमें 3 लड़कियां हैं जो भागने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा लगता है कि इन हत्या का संबंध इन 3 लड़कियों से भी है। इतना सुनते ही थानाध्यक्ष थाने पर उपलब्ध 3 महिला कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर को लेकर फ़ौरन मौके पर पहुंच गए। वहाँ इस बीच में इन लोगों ने, जो वहाँ पे डायल 100 के सिपाही थे, उनको ये लगा कि ऐसा ना हो ये बाहर से हमने बंद किया है, कोई और रास्ता हो, लड़कियाँ फिर से भागने की कोशिश करें। तो सारे पड़ोसियों को बुलवा लिया और काफ़ी भीड़ वहाँ जमा हो गई। थानाध्यक्ष जब पहुँचे वहाँ तो उस मकान के बाहर काफ़ी मजमा लगा हुआ था। सबसे पहले वहाँ पहले से मौजूद डायल 100 के सिपाहियों ने अपने थानाध्यक्ष को ब्रीफ किया और क्या उन्होंने आते ही देखा, कौन लोग भीतर हैं, बाहर से क्यों दरवाज़ा बंद करना पड़ा और ये भीड़ बाहर क्यों है, इन सब के बारे में तरतीबवार बताया। सब जानने के बाद थानाध्यक्ष इंदिरानगर ने तीनों महिला कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स को कहा कि आप लोग भीतर जाइए, हम बाहर से देखते हैं, अगर ये भागने की कोशिश करेंगे तो हम पकड़ लेंगे। वो तीनों भीतर जब घुसी तो फिर लड़कियों ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन बड़ी भीड़ देख के वो फिर से भीतर पहुंच गई और मायूस होकर वहीं ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गईं। चूँकि महिला की हत्या की सूचना थी और गोली मार के हत्या करने की सूचना थी, तो क्षेत्राधिकारी गाजीपुर इंदिरानगर जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, एसपी ट्रांस गोमती जयप्रकाश
और मैं भी पास में कहीं था, जल्दी से वहाँ पहुँच गया और मेरे पीछे पीछे डीआईजी रेंज लखनऊ भी पहुँच गए। बाहर से देखने में एक बड़ा सा अच्छा सा मकान, जैसे ही भीतर घुसे वहाँ बड़ा सा ड्राइंग रूम और 3 बेडरूम, किचन, सब ये ग्राउंड फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर का भी वो मकान बना हुआ था, लेकिन फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाने का दरवाज़ा बंद था और शायद मकान मालिक ने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही रेंट पर दिया था। सब लोगों वहाँ पे सारे लोग मौजूद थे। वो तीनों लड़कियाँ भी, युवतियाँ भी मौजूद थीं। 3 महिला कांस्टेबल और महिला सब इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। घटनास्थल देखने के लिए हम लोग सबसे अंत वाले बेडरूम तक पहुँचे। बेडरूम खुला हुआ था। फॉरेंसिक की टीमें भी धीरे धीरे आ गई थी। एक महिला काली साड़ी में स्वस्थ महिला, वो गिरी पड़ी थी फर्श पे और सिर के पास से उसके बहुत ढेर सारा खून निकल रहा था और प्राइमा फेसी ये लग रहा था कि शायद गोली अगर मारी गई तो सिर में मारी गई। फिर अलग अलग कमरों में जो वो 3 बेडरूम थे उसमें महिला कांस्टेबल्स उन नवयुवकों से बातचीत कर रहे थे। इसी बीच में सब इंस्पेक्टर्स जो थाने के थे और एसओ ने उस रूम की, जिस रूम में ये इसकी लाश पड़ी हुई थी, उसकी तलाशी ली थी। तो उसमें कुछ पुराने इंश्योरेंस के कागज़, एक मकान के अलॉटमेंट का लेटर और उसके कुछ पर्सनल कागज़, जैसे एक बैंक अकाउंट के डिटेल इत्यादि उसमें पड़े हुए थे। उसको देखने से ये पता लगा कि इस महिला का नाम नंदिनी तिवारी है और ये जो पता उन कागज़ों में लिखा हुआ था वो रोहतास बिहार की रहने वाली है। लड़कियों से पूछा तो लड़कियां उसको सिर्फ आंटी के नाम से जानती हैं। ये बात कभी कभी लड़कियों ने पूछी भी कि आंटी आपका नाम क्या है, तो उसने अपना नाम रोज़ी बताया था। और रोज़ी आंटी, कभी कभी जब ये सब उसको रोज़ी आंटी कहती थी तो वो नाराज़ होती थी और कहती थी मुझे सिर्फ आंटी कहा करो। फिर उन लड़कियों के जो नाम पते लिखे गए थे, ये कहा गया कि इन्हें तुरंत वेरीफाई करिए कि ये लड़कियाँ जो जो नाम पता बता रही हैं वहाँ रहती हैं कि नहीं रहती हैं। और तीनों लड़कियों का नाम पता जो उन्होंने फर्स्ट राउंड में बताया था वो गलत निकला। टेलीफोन से संबंधित, थाने से या संबंधित जगह की बात पूछने पे कुछ तो मकान नंबर जो बताए गए थे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो ये पता लग गया कि ये तीनों अपना अपना नाम और पता दोनों गलत बता रही हैं। फिर लेडी कांस्टेबल्स को बुलाया गया और उनसे बताया गया कि ये तीनों झूठ बोल रही हैं, गलत नाम पते बता रही हैं, कोई ना कोई कारण होगा, इनको ले जाओ, इन्हें पहले ऊंच नीच का ज्ञान दो, फिर हिंदी अंग्रेजी में समझा के सही नाम पता करके ले आइए ताकि विवेचना और जांच आगे बढ़ाई जा सके। 10 मिनट बाद वो लेडी कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स बाहर आ गईं और उन्होंने बताया कि हाँ साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे थे और इनमें से 2 लखनऊ की रहने वाली हैं और 1 हरदोई की रहने वाली है। इनका सब सही नाम पता अब इसने बता दिया और इन लोगों के सही नाम भी अब हमें पता लग गए हैं। इनको वेरीफाई करने के लिए कहा। जब तक हम लोग वहाँ जो फॉरेंसिक की टीम आई थी वो सर्च कर रही थी फिंगरप्रिंट्स को, आने जाने के फुटप्रिंट्स को, तब तक जो सब इंस्पेक्टर्स थे और थाने के स्टाफ के लोग थे उन्होंने वेरीफाई कर लिया, लड़कियों के नाम पते सही थे। ये पूछा गया कि एक हरदोई की है, 2 लखनऊ के अलग अलग थाना क्षेत्रों की, यहाँ क्या करने आई हैं। तो लेडी सब इंस्पेक्टर ने बताया कि सर ये वैसी लड़कियां हैं। और जैसे ही उसने कहा कि ये वैसी लड़कियां हैं, वहाँ मौजूद सभी लोग समझ गए कि उसके लेडी सब इंस्पेक्टर के कहने का आशय क्या है। पर हत्या हुई है तो हत्यारा भी कोई न कोई होगा। हत्या किसी की भी हुई हो और हत्या है, इसलिए हत्यारों का पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी था। बात सबके समझ में आ गई, सब लोग समझ गए कि हाँ माजरा क्या है। और फिर अधिकारी एक एक करके सब अपने अपने जगह पर वापस हो गए। विवेचना का काम शुरू हुआ। जब अधिकारी बाहर निकल रहे थे तो आप समझ सकते हैं कि पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाहर खड़ी अपने शस्त्रों से लैस माइक और कैमरे से, और सवालों की बौछार। 10-15 मिनट लगा उनके सवालों को झेलने में, समझने में और जवाब देने में। उसके बाद ही मैं भी वहाँ से निकल पाया। विवेचना जब आगे बढ़ी तो 4 सीसीटीवी फुटेज मिल गए। 4 सीसीटीवी फुटेज आने जाने के रास्तों में या जहाँ से उनका सबका आना जाना था,
उन चारों में एक मोटरसाइकिल जिस पे 2 लोग सवार, एक लंबे कद का और एक छोटे कद का, लेकिन फेस बिल्कुल क्लियर नहीं है और गाड़ी का नंबर बिल्कुल क्लियर नहीं। ये पता लगता है कि आते समय एक पॉलीथीन के बैग में कुछ सामान है, वो लेके भीतर की तरफ गए हैं या उस मकान में गए हैं। उस मकान के सामने एग्जैक्ट कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला था, लेकिन ये अंदाज़ था कि ये लेके गए हैं और लौटते समय वो खाली हाथ आए हैं। करीब 20 मिनट बाद आए हैं, लेकिन वापस जाते समय उनकी रफ्तार भी तेज़ थी और वो हड़बड़ी में भी थे। जाते समय वो नंदिनी का मोबाइल ले गए थे। लड़कियों से नंदिनी का मोबाइल नंबर पता किया गया और उसका सीडीआर निकाला गया। सीडीआर से ये पता लगा कि हत्या का समय जो लगभग दोपहर में 2 से ढाई बजे के बीच था, उससे आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले एक नंबर से करीब 10 या 12 बार बात की गई है, 10-12 कॉल की गई है। जो कॉल करने वाला व्यक्ति था वही कॉल कर रहा था और रिसीव नंदिनी कर रही थी, लेकिन ये ऐसे 10-12 कॉल हुए थे। ये देख के ये बात समझ में आई कि जो डायल 100 का सिपाही था वो भी ये बता रहा था कि साहब हमको भी यहाँ पहुँचने में उस लड़की से, कंप्लेनेंट से कम 10 कॉल करनी पड़ी थी, क्योंकि जो नंबर लड़कियों को उस घर का नंबर नहीं पता था। वो सिर्फ चूंकि वहाँ जाती आती रही होंगी तो उन्हें ये पता था कि इस चौराहे से बाएं और इधर से एक सफ़ेद मकान, उसके सामने वाली गली, फिर वहाँ एक छोटा सा नीम का पेड़ और फिर वहाँ से बाएं वाली गली, इस तरह करके वो बता रही थी। और डायल 100 वालों को भी 10 कॉल करने के बाद वो सही जगह पर पहुँचे थे। तो इससे ये इक्वेट हो गया कि जो कॉल करने वाला व्यक्ति है जिसने 10-12 कॉल किए हैं नंदिनी तिवारी के मोबाइल फ़ोन पे, वो भी संभवतः रास्ता ढूंढ रहा था और वो शायद पहले नहीं आया हो या उसके लिए अनजान बात हो। तो ये इन्फ्रेंसेस सीडीआर की लोकेशन से और उन लोगों की लोकेशन से ड्रॉ किए गए, लेकिन तुरंत, घटना के तुरंत बाद वो फ़ोन जिसने 10 कॉल की थी वो बंद हो गया। खैर, बकरे की माँ कितने दिन खैर मनाएगी। घटना के तीसरे दिन जब उसको ढूंढा गया, उस नंबर पे जिन लोगों ने बात की थी उनकी सीडीआर निकाली गई और पता करते करते पता लग गया कि कौन लोग थे जिन्होंने हत्या की थी। जो लोग पकड़े गए उनमें एक अभिषेक कनौजिया उर्फ बिस्सू, सन ऑफ अनिल कुमार कनौजिया, रेजिडेंट ऑफ L 1/89 विनीत खंड, गोमती नगर। दूसरा था विनय चौहान, सन ऑफ घनश्याम चौहान, 3/194 विनय खंड, गोमती नगर। अभिषेक कनौजिया बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, बाराबंकी के कॉलेज में पढ़ता था, और विनय चौहान पहले ताज होटल में वेटर था। इस बीच में उसने वहाँ पर काम छोड़ दिया था। पुलिस को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, किसी भी प्रकार की विशेष पूछताछ की आवश्यकता नहीं पड़ी और पूरा घटनाक्रम इन दोनों ने एक एक करके तोते की तरह बता दिया। अभिषेक ने बताया कि नंदिनी तिवारी, जिसको आंटी के नाम से मैं सिर्फ जानता था, जिसे रोजी आंटी भी कहते थे, ऐसा उस दिन मौके पर पकड़ी गई लड़कियों ने बताया था, उसके यहाँ पहली बार बहराइच के रहने वाले किसी सलमान के साथ वो गया था, जब ये सेक्टर 17 इंदिरा नगर में यही सब काम धंधा किया करती थी। सलमान उसे ये कह के ले गया था, चूँकि अभिषेक के पास मोटरसाइकिल थी, सलमान के पास उस समय मोटरसाइकिल नहीं थी, तो उसने कहा कि चलो तुमको हम किसी से मिलवाते हैं और तुम वहाँ बैठना, हमें कुछ काम है, मैं कुछ काम करके वापस तुम्हारे साथ आ जाऊँगा। रास्ते में उसने वोडका, एप्पल फ्लेवर की शराब, बियर के 4-5 कैन और कुछ फल खरीदे थे। ये देखकर अभिषेक ने बताया कि मैंने पूछा भी, बोले चलो वहीं सब समझ में आ जाएगा। ले गया वहाँ पर, ये सामान, आंटी ने दरवाज़ा खोला, तुरंत उसको भीतर ले गई सलमान को, और उस सारा सामान रखने के बाद 5,000 रुपये निकाल के सलमान ने आंटी को दिए। आंटी ने एक नाम की आवाज़ लगाई और एक लड़की थोड़ी देर में किसी कमरे से बाहर आई। सलमान से कहा कि तुम जाओ, और इसका क्या करूं? बोले थोड़ी देर इंतज़ार करेगा, मैं लौट के आता हूं, इसको साथ ले जाऊंगा। फिर अभिषेक आंटी के पास बैठा रहा। आंटी शराब पीती रहीं और बीच बीच में इसको भी थोड़ी सी शराब उन्होंने पिलाई। उसका ये व्यवहार देख के अभिषेक का ये कहना है कि मैं परेशान हो रहा था कि महिला 30-35 साल की महिला थी और अच्छे कपड़ों में थी और शराब पीती जा रही थी, बोलती जा रही थी।
पूछताछ में ही उसने पूछा अभिषेक से कि तेरे पास कितने पैसे हैं। तो उस समय अभिषेक के पास 100-150 रुपये थे। तो उसने कहा कि देखिए मेरे पास इस समय पैसा नहीं है। तो आंटी ने कहा, बहुत जलील किया और बोली, कंगालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, आइंदा से कभी मत आना। ये हैप्पीनेस की दुकान है। अभिषेक ने बताया कि वो बार बार कहती थी कि ये हैप्पीनेस की दुकान है, यहाँ बहुत ऊंचे दाम में हैप्पीनेस बिकती है। भिखमंगे कभी खुशियाँ नहीं खरीद सकते, तुम जैसे भिखमंगों का यहाँ काम नहीं है। मुझे अगर सलमान ने बताया होता कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मैं कभी तुम्हें दरवाजे के भीतर नहीं आने देती। इसी बीच सलमान ऊपर से आ गया और उसने इसको इशारा किया बिस्सू को, तो और ये वहाँ से दोनों लोग वापस चले गए। अभिषेक का ये कहना है, अभिषेक कनौजिया का, कि मेरे कानों में उसकी यही बात गूंजती रही बार बार, और मैं कम समझ भी पा रहा था और ये समझ पा रहा था कि कोई महिला कैसे इस तरह की बातें कर सकती है, और इतने बड़े से बाहर से देखने में बहुत अच्छे से घर में ये क्या चल रहा है। खैर वो बहुत परेशान हो गया। उसने बहुत सोच समझ के घर में रखे हुए 15,000 रुपये निकाले। 15,000 रुपये लेके और रास्ते से उसने उसी दुकान से वही वोडका, वही एप्पल फ्लेवर की शराब और बियर के कैन और फल, ये सब खरीद के वो उसी घर में पहुंचा। वहाँ कॉल बेल दबाई, आंटी बाहर आई। आंटी ही देखते ही इसको पहचान गई। इससे पूछे कि आज पैसे लाए हो कि फिर कंगालों की तरह, भिखमंगों की तरह दरवाजे पर आ गए। तो उसने कहा, नहीं आंटी, मैं पैसे लाया हूँ। बोले, अगर नहीं लाए हो तो ये सामान यहीं पे रखो और दफ़ा हो जाओ। खैर उसको भीतर ले गई, उसने सामान निकाल के दिया कि ये सामान है, और बस सामान निकालते ही शराब पीनी उसने शुरू कर दी। इसको भी ऑफ़र की, लेकिन इसके दिमाग में और कुछ आ नहीं रहा था। जैसे ही उसने शराब पीनी शुरू की, वैसे ही अभिषेक से पूछा कि कितने पैसे लाए हो। अभिषेक ने जेब से निकाल के 15,000 रुपये उसको दे दिए। 15,000 रुपये रखने के बाद उसने एक लड़की को आवाज़ लगाई, बोले इसको ले जाओ फर्स्ट फ्लोर पे, और ये भी कहा कि बहुत ज़्यादा बात मत करना। उस लड़की से कुछ कोड वर्ड में उसने बातचीत की। ये बातचीत करने के बाद अभिषेक उस लड़की को लेके ऊपर चला गया। अभिषेक ने बताया कि मैं उस लड़की से बात करता रहा और बातचीत के बाद वो लड़की बराबर रोती रही। करीब आधे घंटे के बाद मैं उसको लेके नीचे आ गया और फिर मैं वापस चला आया। फिर करीब 8-10 दिन बाद फिर मैं 20,000 रुपये लेकर गया और गया, वही शराब और सारी सामान लेकर गया। उसने कहा कि आंटी उसी लड़की को बुलाइए। तो उन्होंने कहा वो लड़की आज नहीं है। तो उनका फिर जब वो आ जाएगी तो मुझे फ़ोन करिएगा, मैं आ जाऊंगा। और फिर पहली बार आंटी ने अपना फ़ोन नंबर उसको दिया और उसका फ़ोन नंबर लिया, वापस आ गया। 4-5 दिन बाद फिर आंटी का फ़ोन आया कि तुम आ जाओ। इस बार वो फिर वही 20,000 रुपये लेकर गया था, और 15,000 रुपये लेकर गया था। और आंटी ने पूछते ही कहा कि पैसा लाए हो? उसने कहा ले आया हूँ। कितने लाए हो? उनका, आंटी मैं पिछली बार भी 15,000 रुपये लेके आया था। तो उन्होंने कहा ना, इस बार तो 20,000 लूँगी, वो लड़की आ गई है, अगर उसी से मिलना है तो तुम्हें 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो बड़ी मिन्नत के बाद 15,000 रुपये लिया उन्होंने और 5,000 रुपये उधार कर दिया। फिर वो उस लड़की से के साथ ऊपर गया और फिर जब लौट के आया, वापस आया, तो इस बीच में 2 बार और वो उसने विज़िट उसी मकान में की होगी। तीसरी बार जब गया तो उसे पता लगा कि यहाँ से वो छोड़ के चली गई हैं। फिर उस टेलीफ़ोन नंबर पर उसने बात की, लेकिन इस बीच में वो बिल्कुल कंगाल हो चुका था। उसे अपनी मोटरसाइकिल बेचनी पड़ी थी और घर में जो कुछ भी वो उसने चोरी किया था, जो पैसा इकट्ठा किया था, फ़ीस के नाम पे लिया था, वो पैसा आंटी को दे चुका था। और उसने कहा कि ये इस तरह का काम करती है और इस तरह से इतना बुरी तरह जलील करती है और इससे हम अपना बदला चुकाएंगे। लड़की से उसकी जो भी बात हुई हो या जो हो सकता है उसके प्रति उसकी आसक्ति बढ़ गई हो, या हो सकता है उससे वो बहुत घृणा करने लगा हो, ये बहुत बात वो साफ नहीं की उसने, और इस बात को जानने की बहुत आवश्यकता भी नहीं थी, इसलिए किसी ने दबाव डाल के ये बात उससे पूछी भी नहीं।
तो खैर वो उसने तय कर लिया कि मैं इसको मारूंगा। कॉलेज के ही गोरखपुर के एक लड़के से उसने बात की और उसने 20,000 रुपये में एक पिस्टल उसको खरीद दी। अब उसकी मोटरसाइकिल बिक चुकी थी उसके पास, उसने अपनी घड़ी बेच दी थी, अपना बड़ा मोबाइल फ़ोन था वो बेच दिया था, और वो सारे पैसे ले जाके वो आंटी को दे चुका था। अब उसे वहाँ तक पहुँचने की दिक्कत थी, नई जगह थी और वो पहुँच नहीं पा रहा था। तो उसने तुरंत विजय चौहान से संपर्क किया, विनय चौहान से। विनय चौहान उसी गोमती नगर में, उसी कॉलोनी के आसपास रहता था जहाँ ये रहते थे। वो भी विनय खंड में रहता था और ये विनीत खंड में रहते थे। इससे कहा कि चलो तुम्हें हैप्पीनेस खरीदवाते हैं। वो समझ नहीं पाया कि क्या कहना चाह रहे हैं। खैर, चूँकि दोनों दोस्त थे और वो भी ताज होटल में वेटर का काम करने के बाद काम छोड़ चुका था, तो दोनों ही वहाँ गए और इसीलिए 10 बार उसे फ़ोन करना पड़ा, क्योंकि पहले उस मकान पे वो नहीं गया था। वहाँ पहुँच गया। पहुँचने पर आंटी ने फिर देखा, बोले अच्छा ढूंढ लिया तुमने, चलो बड़ा अच्छा है, आ जाओ। भीतर गया वो, और फिर वही जो सामान वो हमेशा ले जाता था, शराब के तो अलग अलग प्रकार थे, और शराब उनको दी। आंटी ने शराब पीनी शुरू की और तुरंत कहा कि पैसे निकालो। उसने कहा आंटी आज तो मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपये हैं, मैं बिल्कुल कंगाल हो चुका हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। बस इतना सुनते ही आंटी ने फिर उसको जलील करना शुरू किया। आंटी ने फिर कहा कि मैंने बताया ना कि भिखमंगों के बस का नहीं है, यहाँ जो कुछ भी मैं बेचती हूँ वो भिखमंगे नहीं खरीद सकते। 3-4 बार भिखमंगे शब्द का प्रयोग किया और एक बार उसे कंगाल कह दिया। उसने अपने फेंटे में लगाई हुई पिस्टल निकाली और आंटी के सिर पे 3 बार गोलियां मार दी। आंटी वहीं लुढ़क गईं। इसके बाद तब तक 3 गोलियों की आवाज़ सुन के वो लड़कियां जिन जिन कमरों में थी वो बाहर आईं, और उस लड़की को वो ढूंढना चाह रहा था या बात करना चाह रहा था या मारना चाह रहा था, ये तो बहुत बात साफ नहीं हो पाई। उस लड़की की जो उसको नाम बताया गया था, उस नाम से उसने पुकारा, लेकिन वो लड़की वहाँ थी नहीं। तीनों लड़कियों को पिस्टल पॉइंट पे उसने उस कमरे के भीतर बंद कर दिया। बंद करने के बाद उससे कहा कि मैं यहीं बैठूंगा और मैं उस लड़की का इंतज़ार करूंगा। अगर किसी ने भीतर से शोर मचाया तो मैं फिर भीतर आऊँगा और सबको गोली मार दूँगा। वो लड़कियाँ सब डर गईं और ये थोड़ी देर बाद ये वहाँ से विनय चौहान को भी ये बड़ा अजीब सा लगा। वो जानता था कि इसके पास पिस्टल है, लेकिन वो मारने गया है इस बात को, इसलिए वो उतावला था जाने के लिए। उसकी मोटरसाइकिल थी, उसको भी धमकाया कि जब मैं कहूँगा तभी तुम यहाँ से हिलोगे। और फिर थोड़ी देर बाद दोनों मोटरसाइकिल से वहाँ से चले गए। 12 सितंबर को, यानी 9 को ये घटना हुई थी, 12 सितंबर को ये पकड़े गए। आप देखिए कि एक महिला इतनी हिम्मती, और इसके पहले जब वो इंदिरा नगर के सेक्टर 17 में रहती थी, उसके पहले भी कहीं और रहती थी, जिसके बारे में इसका ये कहना है कि वो सलमान जानता था। सलमान कभी कभी बताता था कि पहले गोमती नगर के किसी खंड में रहती थी। 3-4 महीने एक जगह रहने के बाद वो अपना ठिकाना या अपना अड्डा बदल लिया करती थी। और वो लड़कियों का नाम यहाँ लेना उचित नहीं है। लड़कियाँ जो 3 वहाँ पे थीं, उनमें से कुछ बहुत अच्छे घर की थीं, लेकिन सबकी अपनी अपनी समस्या थी। कोई ऐसा नहीं था कि वो पैसों के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकने की स्थिति में हो। सब कुछ होने के बाद भी सब किसी न किसी कारण से परेशान थी। खासकर उस लड़की के बारे में इसने बताया था कि उसके घर में उसकी माँ सौतेली है, पिता एक सरकारी कर्मचारी हैं, और पैसे की कोई कमी नहीं है, बड़ा घर है, लेकिन वो घर की प्रताड़ना से आजित थी। उसे घर से पैसे नहीं मिलते थे, उसकी जो दैनिक ज़रूरत की चीज़ें थी वो पूरी नहीं हो पाती थी। ऐसे ऐसे ये आंटी जो है, ऐसे लड़कियों का, एक लड़की से दूसरे का पता, दूसरे से तीसरे का पता, सबको बुला के इस तरह से उसने इस देह व्यापार में लगा रखा था, और जाने कितने लोगों को उसने बर्बाद कर रखा था। और सलमान जैसे बहुत से लोग, अभिषेक या बिस्सू जैसे बहुत से लोग, अभिषेक के पिता लेखा अधिकारी थे, अच्छे घर के थे, और ये भी काफ़ी, इसने जब ये ताज में वेटर का काम करता था, तो इसका भी रहन सहन और इसका घर जो गोमती नगर में है, जहाँ दबिश में लोग गए थे पकड़ने के लिए, तो उन लोगों ने बताया कि ये भी बहुत एकदम ऐसा सड़क की पटरी पे रहने वाले लोगों जैसा नहीं था, इसका भी अपना स्तर था। लेकिन सब ये गुमराह युवक, ये
जो अंधी दौड़ है इस समय, चकाचौंध जो है, जो बाजारवाद है और जो फिल्में हैं, इन सब ने इन सब बच्चों को, इन सब लड़कों को गुमराह कर दिया। और ये अपनी थोड़ी थोड़ी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा गंभीर और ऐसा बड़ा कुकृत्य इन लोगों ने कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ने, मैंने बताया था कि इनके साथ कोई सख्ती नहीं करनी पड़ी, किसी विशेष प्रकार की पूछताछ नहीं करनी पड़ी। इन लोगों ने सब एक एक करके सिलसिलेवार बताया था। जब 12 सितंबर को प्रेस के सामने इनको प्रस्तुत किया गया, चूँकि महिला की हत्या हुई थी, गंभीर घटना थी, प्रेस ने बहुत फॉलो किया था 3 दिन, तो इनको सबके सामने प्रस्तुत किया गया और सभी ने स्वतंत्र रूप से इनसे सवाल किए और सवालों का उन्होंने एक एक करके जवाब दिया। हर सवाल का इन्होंने जवाब दिया कि क्यों गए, दोबारा क्यों गए, पैसा, घर बिक जाने की, मतलब सब कुछ बिक जाने की स्थिति के बाद भी क्यों गए। तो हर एक का इन लड़कों ने जवाब दिया। ऐसा लगता था उस समय कि जैसे इनको अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। इस तरह से एक और अज्ञात हत्याकांड का खुलासा हमारी टीम ने, हमारे पुलिस वालों ने, हमारे सर्विलांस की जो बहुत इफ़ेक्टिव टीम थी उस समय, उसने अपने प्रयास से, अपनी कड़ी मेहनत से और अपने डेडिकेशन से इस अज्ञात हत्या का खुलासा किया। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।